हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस बेसिक मैथमेटिक्स के नए सीरीज में स्वागत है। हम लोग आज इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स मीन्स सारणी। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए डिटरमिनेंट्स मीन्स सारणी, और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सारणी, ये चलो बहुत ही धैर्य के साथ बैठिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और इसका यूज भी है हम लोगों के वेक्टर में। ठीक है, चलिए आप हेडिंग करिए डिटरमिनेंट्स मीन्स सारणी। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये है क्या, सारणिक होता क्या है। तो हम लोग बोलेंगे जो सारणिक होता है बेटा, देखिए सारणिक राशियों का, कोई भी क्वांटिटीज होगी तो उन क्वांटिटीज का, तो सारणिक राशियों का वर्गाकार, याद रखिएगा कैसा, तो वर्गाकार निरूपण है। क्या है? वर्गाकार निरूपण। ये आपका हो गया सारणिक। अच्छा, किस प्रकार का, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अभी तो केवल वर्गाकार समझ में आया कि राशियों का क्या है, वर्गाकार निरूपण। तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, लिखेंगे। सपोज करिए, यदि मान लेंगे, मान लीजिए यदि ए कोई सारणिक है। क्या है बेटा? कोई सारणिक है। ठीक है, अगर ये कोई सारणिक है तो तब इसे सारणिक ए, ये जो दोनों तरफ हम लोगों ने पैरेलल लाइन खींची है, इसको बोलते हैं सारणिक। ये सारणिक का संकेत होता है। बात समझ में आई? तो सारणिक ए, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, शॉर्ट में डिटरमिनेंट्स हो गया, डेट ए, डेट ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि यदि ए कोई सारणिक है तब इसे सारणिक ए या डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, यहीं पे लिख देंगे, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए, आपने लिख लिया कि अगर कोई ए क्या है, सारणिक है, तब इसे हम सारणिक या डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से प्रदर्शित करेंगे या लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग सपोज कर रहे हैं हमारे पास सारणिक ए है, जैसे ये कोई सारणिक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका वर्गाकार निरूपण हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, और इनके बीच में अवयव होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा ए, ऐसे लिखते चलेंगे। मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, ओके। फिर लिखा होगा B1, B2, B3। फिर लिखा होगा आपका C1, C2 और C3। ये होगा आपका सारणिक। ठीक से लिखेंगे हम लोग, B3 इसके नीचे होगा और C3 इसके नीचे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सारणिक। अब ये वर्गाकार निरूपण कैसे हुआ? आपको जितने अवयव दिख रहे होंगे क्षैतिज में, जैसे 1 2 3, ये देखना क्षैतिज में 1 2 3, और ऊर्ध्वाधर में भी 1 2 3। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वर्गाकार निरूपण बोलते हैं। और ढंग से समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जितने भी अवयव क्षैतिज में पड़े हुए हैं उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, मीन्स पंक्तियां बोलते हैं। ये याद रखना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पंक्तियां बोलेंगे। इनको क्या बोलने वाले हैं? तो पंक्तियां बोलने वाले हैं बेटा। ठीक है,
ऐसे इनको, ठीक है। थोड़ा ठीक से लिखेंगे इन लोगों को, B2 और यहाँ पे B3 आएगा, फिर ऐसे C1 C2 और यहाँ पे C3 है। बात समझ में आ रही? तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे इनको हम पंक्तियां बोलेंगे। ये मीन्स रो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि जितने भी पड़ी लाइनें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, पंक्तियां बोलेंगे, क्षैतिज को पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ यानी कि कॉलम बोलेंगे। तो आप इस चीज को भी समझ सकते हो कि हम लोग इनको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे स्तंभ बोलेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको भी अभी सही कर लिया जाएगा। ये ठीक है। तो ये B1, ये B2 और ये C1 C2 और यहाँ पे C3, यहाँ पे A3, ऐसे। अब आप इस चीज को समझिएगा, ये सारणी A था, मैंने ऐसे खींच दिया है, संकेत हो गया। इनके अंदर, इसके भीतर हम लोग अवयव लिखते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे कुछ यहाँ पे लिखे होंगे, 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सारणी का अवयव बोलते हैं, वो भी लिखेंगे। अच्छा, तो इनमें जो पड़ी हुई लाइन में लिखे हुए अवयव हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं, मीन्स रो बोलते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन में अवयव रखे हुए हैं इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिए कि इनको हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे स्तंभ बोलेंगे, मीन्स ये। कॉलम मीन्स स्तंभ, ये हो गया आपका, ठीक है। तो क्या सबको पंक्तियां बोलेंगे, बिल्कुल। तो हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन सी पंक्ति है, तो इसके लिए आप लोग बोलोगे सर इसका हम लोग नाम दे देंगे कि जो ये पहली लाइन पड़ी हुई इसको हम लोग पहली पंक्ति बोलेंगे, और संकेत के रूप में इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो बोलेंगे इसको हम लोग R1 लिखने वाले हैं। R1 का मतलब फर्स्ट रो, मीन्स पहली पंक्ति। ऐसे ही जो दूसरी पड़ी हुई लाइन मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इसको हम लोग सांकेतिक रूप में R2 लिखने वाले हैं, मीन्स सेकंड रो यानी कि दूसरी पंक्ति। और ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग लिख देंगे R3, मीन्स तीसरी पंक्ति। बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे स्तंभ को भी लिखेंगे, मीन्स इस वाले स्तंभ को पहला स्तंभ, इसको दूसरा और इसको तीसरा। मीन्स शॉर्ट में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे इसको हम लोग लिख देंगे C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम। यहां तक बात समझ में बिल्कुल आनी चाहिए। प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ, इसको पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें एक चीज और होता है, अगर ये वर्गाकार निरूपण है, वर्गाकार निरूपण का मतलब जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ। तो देखो 3 पंक्तियां थी, 1 2 3, और 3 ही स्तंभ थे, 1 2 3, यानी कोई भी सारणिक होगा तो उसमें जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, तभी वो वर्गाकार निरूपण होगा। और जो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिखा है, ये राशियां हैं। इन राशियों का आपने क्या किया, वर्गाकार निरूपण किया है, इस तरीके से वर्गाकार हो गया। अब आप बताओ, कोई भी वर्ग है, अगर कोई भी ये वर्ग है तो इसमें कितने डायगोनल होंगे, कितने विकर्ण होंगे, तो बोलेंगे 2। कौन कौन से, एक तो आपको ये साफ साफ दिख रहे हैं, तो जो बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर विकर्ण आया है, ये डायगोनल आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, मुख्य विकर्ण। और जो दूसरा वाला ये विकर्ण है इसको दूसरा विकर्ण बोलते हैं, यानी बचा हुआ विकर्ण शेष विकर्ण। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे भी अगर ये वर्गाकार निरूपण है तो इसमें भी मेन विकर्ण होगा, मेन डायगोनल होगा, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखना ध्यान से, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, किससे करा दिया जाए, चलो ये ले लेते हैं Z।
ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, तो बोलेंगे मुख्य विकर्ण। ये चीज मेन डायगोनल होगा ये। ठीक, अब ये सब समझाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आपके बुक में ऐसे ही लिखा जाएगा, बोल दिया जाएगा प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करिए, या फिर प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करिए, या फिर प्रथम स्तंभ का अवयव है, द्वितीय स्तंभ का अवयव है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए, फिर मुख्य विकर्ण का अवयव है, तो ये कम से कम मुख्य विकर्ण, पंक्ति और स्तंभ जानना जरूरी होता है। तो आपको तो ऐसे ही सारणिक दे दिया जाएगा कि भैया सारणिक ए है, ये आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इसमें कुछ अवयव ऐसे भर दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से दिया होगा। अब आपको देख कर बताना होगा, तो हम जानते हैं कौन सा, ये बोलेंगे प्रथम पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ऐसे ये प्रथम स्तंभ और ये आपका द्वितीय स्तंभ। मुख्य विकर्ण का है तो बोल देंगे ये मुख्य विकर्ण के अवयव है, ये मेन डायगोनल के अवयव हो गए। ठीक है, ये मुख्य विकर्ण हो गए। बात समझ में आई, बिल्कुल आ जानी चाहिए यहाँ। ठीक है, यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो हम लोग कुछ चीजें और लिख लेंगे इसमें। इसको ऐसे बनाएंगे और बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हियर, यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जो लिखे हैं वो है क्या, तो लिखेंगे A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 और C1 C2 C3 क्या है, तो बोलेंगे सारणिक ए यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के अवयव हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि जो यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जो लिखे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी अवयव बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी गई है A1 B2 और C3 लिखेंगे A1 B2 C3, ये क्या है, तो इनको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के मुख्य विकर्ण के अवयव। सारणिक ए के मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये A1 B2 और C3 मुख्य विकर्ण के अवयव है, क्योंकि ये मुख्य विकर्ण है आपका। बात समझ में आई। और इधर वाला जो विकर्ण होगा C1 B2 A3, इसको हम लोग दूसरा विकर्ण बोलते हैं, जो बच गया है। दो ही विकर्ण होते हैं। बात समझ में आई। और तीसरी चीज आप याद रखेंगे, तीसरी चीज तो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या, तो हम लोग बोलेंगे किसी भी सारणिक में हमेशा याद रखिएगा सदैव नंबर ऑफ रो बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आई। ये क्या होंगे, सदैव बराबर होंगे, यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या की। इसमें 3 पंक्तियां 1 2 3, तो इसमें 3 स्तंभ होंगे 1 2 3, तभी ये क्या होगा, वर्गाकार निरूपण होगा। तो आपने सीखा क्या, सारणिक के बारे में आपने सीखा, ये राशियों का वर्गाकार निरूपण है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अगर यदि मान लीजिए ए कोई सारणिक है तो इसे हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो इस तरीके से सारणिक ए, या फिर DET लिख देंगे शॉर्ट में, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मान लीजिए सारणी की इस तरीके से कोई दिया है, तो इसमें हम लोग सारी चीजें कैसे बताएंगे, तो मैंने आपको बताया कि जो पड़ी हुई लाइनें हैं उनको हम लोग बोलते हैं पंक्तियां, यानी कि रो। आपको याद रखना है, पा से पड़ी हुई और पा से पंक्ति। ठीक है, रो कैसे पहचानेंगे, तीनों तो पंक्ति होगी, तो हम लोग समझेंगे जो पहली पड़ी हुई लाइन है उसको पहली पंक्ति, जो दूसरी पड़ी हुई लाइन है उसको दूसरी पंक्ति, जो तीसरी पड़ी हुई लाइन है उसको तीसरी पंक्ति। यानी इसको लिखेंगे कैसे, R1 R2 R3,
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे जो खड़ी हुई लाइनें हैं उनको हम लोग बोलेंगे कॉलम, मीन्स स्तंभ। ठीक है, जो पहला खड़ा हुआ कॉलम में खड़ी हुई लाइन है उसको ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको हम लोग C1 से, जो दूसरी ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको हम लोग C2 से, और जो तीसरी ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको हम लोग C3 से, मीन्स कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। और जो ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर की ओर विकर्ण आया है नीचे की ओर, ये A1 B2 C3 आपको दिख रहा होगा, वर्ग है तो विकर्ण होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है, तो ऐसे ही A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 क्या हो जाएगा, इस सारणी का अवयव। A1 B2 और C3 क्या होगा, तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। ठीक है, और किसी भी सारणी में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी सदैव, तभी वो वर्गाकार निरूपण होगा। बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है। मीन्स आपसे कोई कहे कि सारणी का क्रम क्या होता है, सारणी का क्रम क्या होता है, क्रम या फिर इसी को बोलते हैं कोटि। तो सारणी का क्रम या कोटि क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सब ध्यान देंगे। तो अगर कोई आपसे कह रहा है n कोटि का सारणिक है, उसका मतलब क्या होगा, देखिए जैसे n कोटि के सारणिक का अर्थ समझिएगा, n कोटि के सारणिक का अर्थ क्या होगा। जैसे आपसे कोई कह रहा है n कोटि का सारणिक है या n क्रम का सारणिक है, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ ये है कि उस सारणिक में नंबर ऑफ रो कितने हैं, n, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सारणिक है तो रो और कॉलम बराबर ही होंगे तभी वर्गाकार निरूपण होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ रो कितना है n, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, तो उसी को हम लोग बोलते हैं n कोटि के सारणिक। तो n कोटि के सारणिक का अर्थ क्या हुआ, उसमें पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या भी n है। अब आपसे कोई बोले कि भैया द्वितीय कोटि का सारणिक, देखना क्या बोल दिया गया, द्वितीय कोटि का सारणिक, द्वितीय कोटि का सारणिक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम बराबर कितने होंगे, तो बोलेंगे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इस तरीके से दिया जाएगा ABCD। अब आप इसमें देखकर बताना कि कितने पंक्ति हैं, तो बोलेंगे 2, ये देखो R1 R2 2 पंक्ति, कितने स्तंभ हैं, तो बोलेंगे C1 C2 2 स्तंभ और 2 पंक्ति। और इनको लिख कैसे सकते हैं, तो यहीं पे ऐसे आप सपोज ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2/2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2/2 क्रम का क्या है, सारणी। बात समझ में आ गई, ये चीज हो गई। अच्छा आगे देखिए, आपसे कोई कहता है कि भैया 3/3 कोटि का, या फिर ऐसे बोल दें तृतीय कोटि का, क्या बोल दिया, तृतीय कोटि या क्रम का आव्यूह, तृतीय कोटि का सारणिक होगा, सॉरी सारणिक, ये तृतीय कोटि का सारणिक, इस तरीके से आपसे कोई कह रहा है, तो हम लोग बोलेंगे भैया इसमें जो नंबर ऑफ रो होंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो बराबर कितना होगा, बोलेंगे 3। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के हमेशा बराबर। द्वितीय कोटि कहा जा रहा है तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तृतीय कोटि कहा जा रहा है 3 पंक्ति 3 स्तंभ। और एग्जाम्पल के लिए देखें तो आपको दिया जा सकता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना, बोलेंगे इस तरीके से ABCDEFGHI, इस तरीके से दिया जाएगा। अब इसमें कोई कहे पंक्ति कितने हैं, तो बोलेंगे 1 2 3, यानी ये R1 R2 और ये R3, 3 पंक्ति हो गए। कितने स्तंभ हैं, तो बोलेंगे C1 C2 C3, 1 2 3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीय कोटि का सारणिक।
आई होप आपको सारणी का क्रम या कोटि समझ में आ गया होगा। n कोटि के सारणी का अर्थ क्या हुआ, पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या भी n है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल हो जाना चाहिए। और अब हम लोग देखने वाले हैं साइन ऑफ एलिमेंट मीन्स अवयवों के चिन्ह। क्या देखने वाले हैं? सारणी के अवयवों के चिन्ह। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग करेंगे और इसको बहुत बढ़िया से समझना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वेक्टर में। तो बोलेंगे अवयवों के चिन्ह, ये देखेंगे। ठीक है, होगा क्या? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला लिखेंगे। अवयवों के चिन्ह के लिए क्या लिखेंगे? फार्मूला। और वो कैसा होगा? लिखेंगे ए। मान लीजिए कोई अवयव है ए आई जे, मैं इसका मतलब समझाऊंगा। अवयव ए आई जे का चिन्ह ये होगा क्या? तो बोलेंगे -1 + i + j। सर सारी चीज तो समझ में आ गई, ये आई और जे क्या है ये चीज नहीं समझ में आई, उसके लिए ध्यान रखना। उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा आई क्या है और जे क्या है। ये तो हो गया आपका फार्मूला। लिखेंगे हियर, यहाँ आई का मतलब है बेटा पंक्ति यानी कि रो। क्या है? रो मीन्स पंक्ति। अच्छा, जे का मतलब क्या है? तो जे का मतलब है स्तंभ। कौन सा स्तंभ का ये अवयव है। आई का मतलब कौन से पंक्ति का अवयव है, जे का मतलब कौन से स्तंभ का अवयव है। तो ए आई जे का मतलब ये हुआ कि जो ए आई जे है ये आयुवी पंक्ति और जेवी स्तंभ का अवयव है। बात समझ में आ रही है? ये चीज हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे आपसे कोई कह रहा है कि भैया 2x2 क्रम का एक आपके पास सारणिक है और उसके अवयवों का चिन्ह निकालो। इसको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे या फिर ऐसे आप कर लो। कौन सा? द्वितीय कोटि के, कौन सा? द्वितीय कोटि लिखेंगे, द्वितीय कोटि के सारणिक के लिए, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं द्वितीय कोटि के सारणिक के लिए देख रहे हैं अवयवों के चिन्ह। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको दिया है कहीं पे सारणिक ए, कोई दे दिया गया इस तरीके का ए बी सी और डी, ये हो। बात समझ में आई? अब आपसे कह रहा है कि ए का चिन्ह निकालो, बी का, सी का और डी का। इस तरीके से आपको चिन्ह निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे, ध्यान देना। पहला नंबर, पहले अवयव का चिन्ह निकालना है ए का चिन्ह। और ध्यान रहे ए को ही हम लोग लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं इसको चलो बगल में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे यही लिखो ए का चिन्ह, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ए का चिन्ह होगा क्या? बोलेंगे बेटा -1 आई और जे। आई क्या है? पंक्ति। आप बताओ ए किस पंक्ति में है? तो बोलो कि भैया ये पहली पंक्ति तो है R1, यानी पहली पंक्ति में है। तो आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि ये पहली पंक्ति में है। आई का मतलब पंक्ति था। अच्छा प्लस, चलो प्लस लगा दिए। किस स्तंभ में है? तो बोलेंगे भैया पहले स्तंभ, C1। C1 क्या है? पहला स्तंभ, पहले स्तंभ में। तो स्तंभ की जगह भी क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो यही है आई जे का मतलब, ये समझना। ठीक है, चलो। और इसको अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ। इसको शॉर्ट में लिखते हैं A11। A11 का मतलब जहाँ पे आई था, आई की जगह 1 लिखा है, यानी पहली पंक्ति। क्या है ये? पहली पंक्ति। और जे की जगह 1 लिखा है, यानी पहले स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है A11। ठीक है, इस तरीके से बोल दी। अच्छा, इसके चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे बराबर
-1 टू दी पावर, एक एक कितना होगा बोलेंगे 2, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कभी भी -1 टू दी पावर अगर यहाँ पे n है तो मैं बता रहा हूँ n की इस पूरे की वैल्यू आएगी क्या, प्लस में आएगी। कब आएगी तो बोलेंगे जब n इज इवन, जब n का मान क्या होगा, सम होगा तो इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर कहीं पे -1 भी आ सकता है, कैसे, जब n इज ऑड मीन्स विषम हो। इवन का मतलब क्या हो बेटा, सम हो, और ऑड का मतलब क्या हुआ, विषम। तो जब विषम होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। कैसे, आप सपोज करो यहाँ पे -1 टू दी पावर 2 लिखा है, इसका मतलब हुआ क्या कि इसी के साथ 2 बार गुणा कराएंगे। ये पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा, सम है ध्यान रखना, तो माइनस माइनस प्लस, एक का एक में गुणा, एक प्लस आ गया। 4 होता तो 4 बार गुणा कराते तो भी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, वहां भी प्लस में ही आता। लेकिन जब विषम रहेगा, ध्यान रहे, जब विषम रहेगा तो माइनस आएगा। जैसे 3 होता तो हम लोग एक बार और गुणा कराते हैं, -1, तो माइनस माइनस प्लस, एक का एक में गुणा, एक आ गया। लेकिन अभी एक माइनस और है तो प्लस माइनस माइनस, एक का एक में गुणा कराएंगे, देखो माइनस आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, विषम थी, 3 थी। बात समझ में आ रही है। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर -1 की पावर सम है तो प्लस में आएगा, और -1 की पावर विषम है तो माइनस में आएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो -1 टू दी पावर 2 क्या है, सम है, तो आना क्या चाहिए, प्लस में। तो बोलेंगे इस अवयव का जो चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें सांकेतिक रूप से, ये b क्या लिखें, b का चिन्ह, अच्छा -1 टू दी पावर, ये बताओ कौन सी पंक्ति में है, बोलेंगे पहली पंक्ति में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, कौन से स्तंभ में है, तो बोलेंगे पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ में, यानी कि 2, तो i की जगह 1 और j की जगह 2, तो कौन से पंक्ति में है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पहला पंक्ति। कौन से स्तंभ में है, तो बोलेंगे दूसरे स्तंभ में, तो A12, तो A12 का मतलब क्या हुआ, अवयव B की बात हो रही है। A12 का मतलब ये हुआ बेटा, A का मतलब एलिमेंट्स है, वहां पे कोई अवयव है, कौन सा अवयव है, वो पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ का अवयव है। तो पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ का अवयव है, यानी कि B अवयव। तो सांकेतिक रूप से ऐसे भी लिखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल चिन्ह से आपको समझना है, ठीक है। और आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, मैथमेटिक्स वालों को तो आना ही चाहिए, वो तो पढ़ेंगे चैप्टर में। ध्यान देंगे, -1 टू दी पावर 2 + 1 यानी 3 कैसा है, विषम, बोलेंगे कितना आएगा, माइनस, तो इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस। ओके, ऐसे तीसरे और चौथे का निकालेंगे, यानी सी और डी का निकालेंगे। तो जब बात होगी सी का चिन्ह, ठीक है, तो लिखेंगे -1 टू दी पावर i + j। i क्या है, पंक्ति, किस पंक्ति में है, तो बोलेंगे पहली दूसरी, तो सी किस पंक्ति में आ रहा है, दूसरी पंक्ति में, यानी i की जगह लिखेंगे 2, जहां पे i था यानी पंक्ति था वहां पे 2, और प्लस, फिर क्या है, j की जगह क्या लिखेंगे, देख लेते हैं, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो किस स्तंभ में आ रहा है सी, तो बोलेंगे पहले स्तंभ में। देखो पहले स्तंभ में सी आ रहा है, इसका मतलब हुआ 2 + 1 और बराबर होगा क्या, तो -1 टू दी पावर 2 और 1 3, माइनस में 3 विषम है तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस में। और इसको सांकेतिक रूप से आप लोग लिख क्या सकते हो बेटा, बोलेंगे A21, 21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहली स्तंभ, जो पहले लिखा है, आई का मतलब क्या था, पंक्ति था, और जे का मतलब स्तंभ था, तो कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ में होगा, तो दूसरी पंक्ति और पहली स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहली स्तंभ, तो कौन से आ रहा है, सी आ रहा है। इसको इस तरीके से समझना। अच्छा चलो और बात करते हैं हम लोग डी की। आपसे कोई पूछे डी का चिन्ह बताओ, अवयव जो डी है इसका चिन्ह क्या होगा, तो बोलेंगे -1 टू दी पावर क्या, कौन सी पंक्ति, तो बोलेंगे दूसरी पंक्ति, पड़ी हुई लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन में है, तो इसलिए दूसरी पंक्ति में। अच्छा, प्लस कौन सा स्तंभ है, तो बोलेंगे भैया पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में है, इसका मतलब इसका चिन्ह कैसा होना चाहिए, तो इसकी पावर देखेंगे, 2 2 4, पावर कैसा है, सम है, अगर पावर n क्या है, सम है, तो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हो, कैसा आएगा, तो धनात्मक आएगा।
बात समझ में? इसको सांकेतिक रूप से लिख कैसे सकते हो इस अवयव को? तो बोलेंगे A22, यानी कि दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ हो गया, डी की बात हो रही है। बात समझ में आई? तो आपने इस 2x2 क्रम का जो था द्वितीय कोटि के जो सारणी था उसके लिए आपने चिन्ह निकाल लिए हैं। सारे अवयवों के चिन्ह इस तरीके से लिखेंगे। इसको आप एक टेबल भी बना सकते हो इस तरीके से, यहाँ लिख सकते हो कि द्वितीय कोटि के सारणी के अवयवों के चिन्ह कैसे होंगे। आप लिख लेना द्वितीय, ये तो मैंने निकलवा दिया, द्वितीय क्रम के सारणिक के अवयवों के चिन्ह, ये आप लिख लेना। कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे कहीं पे लिखा होगा सारणिक ए, उसके चिन्ह जो होंगे बेटा कुछ इस तरीके से। पहले अवयव का चिन्ह कितना था? प्लस। ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा। बी, बी के अवयव का चिन्ह क्या था? माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? माइनस होगा। अच्छा सी, सी का चिन्ह कितना था? माइनस, यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस, इसका चिन्ह माइनस होगा। और डी का चिन्ह क्या था? प्लस, तो डी का चिन्ह क्या होगा? प्लस। अब आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो 2x2 क्रम का यानी द्वितीय कोटि का जो सारणिक है उसके मुख्य विकर्ण प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। यही ट्रिक है याद रखने का, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं। और ये सभी द्वितीय क्रम के अवयवों में और सारणिक में यही मिलेगा चिन्ह। बात समझ में आ रही है? ओके, तो तृतीय क्रम का एक बार निकाल लेते हैं। तो क्यों ना तृतीय क्रम का आप लोग निकालो, और मैं टेबल बना दे रहा हूँ, आप तृतीय क्रम का घर पे क्या करोगे? निकालोगे। ये आपका काम होगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, लिखेंगे बेटा, ये आपके लिए HW होगा, तृतीय कोटि के सारणिक, तृतीय कोटि के सारणिक के अवयवों का चिन्ह, अवयवों का चिन्ह। ओके, मैं टेबल तो बना ले रहा हूँ। मान लीजिए सारणिक ए इस तरीके से दिया हो, 3x3 का हो, तो उसका साइन कैसा होगा? टेबल बना दे रहा हूँ, और आप लोग क्या करेंगे? कोई एग्जाम्पल ले लेंगे ABCD ऐसे करके, और उनके सभी अवयवों के चिन्ह क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, तो आएगा क्या? आप ध्यान रखना, आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी देखो दोनों विकर्ण 3x3 में क्या होगा? जो आपका तृतीय कोटि का सारणिक होगा उनमें मुख्य विकर्ण और जो दूसरा विकर्ण है, दोनों विकर्ण प्लस होंगे, बाकी माइनस होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो इसको निकालकर। मैं आपको एक सारणिक दे रहा हूं, मान लीजिएगा आपके पास सारणिक ए दे दिया गया है इस तरीके से। ये सारणिक ए B C D E F G H I, इस तरीके से आपको अवयव दिए हैं। तो मैं 1 2 3 का निकाल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग निकालेंगे। जैसे ए का चिन्ह निकालना है, अवयव ए का चिन्ह, तो हम लोग लिखेंगे -1 टू दी पावर। कौन सी पंक्ति, कौन सी स्तंभ? तो पहली पंक्ति में है तो 1, प्लस कौन से स्तंभ में? पहले स्तंभ में 1, एक एक कितना होगा? 2, तो -1 टू दी पावर 2, दो सम है तो कैसे आएगा? प्लस। देखो मैंने एक ही जगह पे प्लस लिखा है। ऐसे दूसरे अवयव बी की बात करूं, बी का चिन्ह तो -1 टू दी पावर, कौन सी पंक्ति, कौन सा स्तंभ? तो बोलेंगे पहली पंक्ति 1, कौन सा स्तंभ? पहला, दूसरा, दूसरे स्तंभ में कितना आना चाहिए? -1 टू दी पावर 2, एक 3, विषम माइनस। देखो बी की जगह मैंने माइनस लिखा। ऐसे एक ये भी निकाल लेते हैं, सी का, सी का चिन्ह क्या होगा? तो बोलेंगे -1 टू दी पावर, कौन सी पंक्ति? तो पहली पंक्ति 1, प्लस कौन सा स्तंभ? तो पहला, दूसरा, तीसरा स्तंभ, तो -1 टू दी पावर 3 और 1 4, सम संख्या है, प्लस आएगा। देखो मैंने लिखा है प्लस माइनस प्लस, सी की जगह प्लस। ऐसे ही आप क्या करेंगे? सारे अवयवों का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, आई का, सब का निकालना और देखना क्या यही आ रहा है, यही आएगा ही। बात समझ में आ रही है? तो आप यही मिलने वाला है, तृतीय कोटि के सारणिक के अवयव का चिन्ह यही होगा, और इसका मतलब भी आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स में सारणिक का मान कैसे निकालना है, ये हम लोग इसमें सीखेंगे।
कि कोई सारणिक दिया है तो उस सारणिक का हम लोग मान कैसे निकालेंगे, सारणिक का मान ये हो गया बेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं सारणिक का प्रसार। क्या बोलते हैं बेटा, सारणिक का प्रसार। इसी को हम लोग बोलते हैं सारणिक का विस्तार। अगर कोई कह रहा है सारणिक का विस्तार करो, इसका मतलब वो कह रहा है कि उस सारणिक का मान निकालो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सारणिक का विस्तार या सारणिक का प्रसरण इस तरीके से बोल सकते हैं। चाहे सारणिक का मान निकालने के लिए कहेगा, चाहे प्रसार करने के लिए, चाहे विस्तार करने के लिए, चाहे प्रसरण करने के लिए, सबका मतलब एक ही। तो देखो सारणिक के मान हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या करना है, हमको क्रम के अनुसार देखना है। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे समझने के लिए। ये चलो पहले हम लोग देखते हैं द्वितीय कोटि के सारणिक का मान। द्वितीय कोटि के सारणिक का मान, द्वितीय कोटि के सारणिक का मान ये आपको निकालना है। इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। मान लीजिए आपको कोई डिटरमिनेंट्स दिया है इस तरीके से, द्वितीय कोटि का ए बी सी और डी, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये ए बी सी डी। ओके, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। करना क्या है, अगला स्टेप, सारणिक ए, इसकी वैल्यू कैसे करनी है, मुख्य विकर्ण का आपको गुणा करा देना है। मुख्य विकर्ण यही तो है, मेन विकर्ण, ए और डी का गुणा करा देंगे, ए डी हो गया। आप क्या करेंगे, ए और डी का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, हो गया। फिर कर देंगे माइनस, जो बचा हुआ विकर्ण दूसरा था उन दोनों का गुणा करा देंगे, बी और सी का, चाहे सी बी चाहे बी सी। बात देखिए, ये यही इसका क्या हुआ, मान हो गया। तो आपको ऐसे ही निकालना है। बोलेंगे सर बहुत आसान है, बिल्कुल 2/2 के सारणिक का मान निकालना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, केवल एक ही स्टेप करना है, मुख्य विकर्ण का पहले गुणा करा लेना है, फिर माइनस करा देना है, जो दूसरे विकर्ण के अवयव हैं उनका गुणा करा के लिख देना है, यही आपकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, आपको कोई सारणिक दे दिया गया इस तरीके से, इस सारणिक ए इज इक्वल टू आपको दिया है 2 3 1 और 4। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग लिखेंगे कि भैया जो सारणिक ए होगा इसकी जो वैल्यू होगी, मुख्य विकर्ण का गुणा करा देना, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 3 का 1 में 3 1 कम 3 बराबर कितना होगा, तो 8 में से 3 जाएगा 5। इसलिए सारणिक ए की वैल्यू कितनी हुई, 5। ये आपका आंसर आ गया। बड़ा ही आसान था। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो ये बहुत ही आसान है। अच्छा, 3/3 क्रम का आप व्यू क्या होगा, जो तृतीय कोटि का वो सारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक है, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग हेडिंग कर लेंगे तृतीय कोटि के, क्या लिखेंगे, तृतीय कोटि, तृतीय कोटि के सारणिक, सारणिक का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तृतीय कोटि का कोई सारणिक है तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इस तरीके से दे दिया गया, क्या दिया गया, ध्यान देना, दे दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपको दे दिया गया। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ध्यान रहे, हम लोग इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, चाहे R1 चाहे R2 चाहे R3। ये आपका क्या है बेटा, तो बोलेंगे R1 है। ये आपका क्या है, बोलेंगे R2 है। ये आपका क्या है, तो बोलेंगे R3। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो आप किसी भी पंक्ति के अनुदिश विस्तार करा सकते हैं। या फिर ये क्या है, तो बोलेंगे C1, ये C2, ये C3। आप किसी भी स्तंभ के अनुदिश भी आप विस्तार करा सकते हैं। सारणिक का मान एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, R1 या C1 के सापेक्ष कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैं R1 के सापेक्ष करके इसमें आपको समझा रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल लेंगे एक, और उसका हम लोग किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। देखिए इस बात को समझेंगे।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी वैल्यू होगी क्या, ध्यान देना, तो सारणिक ए है इसकी वैल्यू होगी क्या। हम लोग करने के वाले हैं तो लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार, लिख दीजिए R1 के अनुदिश। R1 का मतलब क्या है, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, अनुदिश विस्तार। चलो देखते हैं क्या होगा। सारणिक ए, ध्यान देना कैसे करते हैं। तो R1 में कौन कौन से अवयव दिख रहे हैं, ए बी सी, इनके चिन्ह आपको याद होने चाहिए। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष आप क्या कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, उनके आपको क्या याद होने चाहिए, उनके चिन्ह याद होने चाहिए। चिन्ह को जरूर लिखेंगे हम लोग उनके साथ। तो हमको पहले से ही पता है 3/3 का चिन्ह क्या होता है, तो बोलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी दोनों विकर्ण प्लस बाकी सब माइनस। और हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमको ये वाला चिन्ह देखना है, ठीक है। तो R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे, ए का चिन्ह कैसा है, प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दो ए, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे चलेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो R ए अवयव का हम लोग यहाँ पे उपसारणिक भी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ए से होकर जाने वाला पंक्ति हटा दीजिए और ए से होकर जाने वाला स्तंभ भी हटा दीजिए। जो बचा है वो यहाँ पर सारणिक में लिख लीजिए। क्या बचा है, ई एफ एच आई, ई एफ एच आई आपको यहाँ पर लिख लेना है। ऐसे ही प्रत्येक अवयव के साथ करना है। क्या, ई एफ एच आई, तो यहाँ पर ऐसे सारणिक में लिखेंगे ई एफ एच और आई। इस जो द्वितीय कोटि का सारणिक मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं ए का उपसारणिक। क्या बोलते हैं बेटा, ए का उपसारणिक, ई एफ एच आई को बोलते हैं। कैसे हम लोग निकालते हैं, तो जिस अवयव का उपसारणिक निकाल रहे हो उससे होकर जाने वाला पंक्ति और उससे होकर जाने वाला स्तंभ हटा दो, जो अवयव बच रहा है वो उस अवयव का क्या होगा, उपसारणिक होगा, उसको लिख देंगे सारणिक। बात समझ में आई। चलो अब दूसरे अवयव के लिए, तो दूसरे अवयव बी का चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस बी, ओके। अब बी से होकर जाने वाला पंक्ति और बी से होकर जाने वाला स्तंभ हटा देंगे, बचेगा क्या, डी एफ जी आई, डी एफ जी आई को यहाँ पर सारणिक में लिख देंगे, क्योंकि ये बी का क्या है, उपसारणिक है, ठीक है। लिखिए, तो डी एफ जी आई, ऐसे एक सारणिक बनाएंगे, डी एफ, पहली पंक्ति में डी एफ और दूसरी पंक्ति में जी और आई, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब तीसरे अवयव के लिए, तो तीसरे अवयव क्या है, सी, सी का चिन्ह कैसा है, प्लस, तो यहां पर लगाएंगे प्लस, ओके, सी लिख देंगे, ठीक है। और इसका उपसारणिक यहां पर हम लोग लिखेंगे, ऐसे क्या करेंगे, इसका उपसारणिक हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इससे होकर जाने वाला, सी से होकर जाने वाला पंक्ति और सी से होकर जाने वाला स्तंभ हटा देंगे, डी ई जी आई, डी ई और जी एच, जो अवयव बचा है वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए क्या बचा, डी, ठीक है, और ई, ओके, जी, ठीक है, और एच, ठीक है, बस सॉल्व हो गया। यही वैल्यू है आपकी। कैसे सॉल्व करते हैं आप सबको पता है। द्वितीय कोटि के हम लोग सारणिक को तो बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। मुख्य विकर्ण का गुणा करा देते हैं, ई और आई का, ई और आई माइनस जो बचा हुआ विकर्ण का एच और एफ, हो गया। फिर ऐसे माइनस बी, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। डी का आई में गुणा कराइए मुख्य विकर्ण का, डी आई माइनस जो बचा हुआ विकर्ण का जी और एफ प्लस सी, इसका भी डी एच माइनस जी इंटू ई, हो गया। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो उसको हम सॉल्व कर लेते आसानी से, हो गया। ऐसे ही आप किसी भी अवयव के सापेक्ष जब विस्तार, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो पहला अवयव प्लस होगा, दूसरा माइनस और तीसरा फिर प्लस होगा। आप इधर से करिए, जैसे इसके सापेक्ष कर रहे हैं R2 के सापेक्ष, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, कोई भी करेंगे तो आपको केवल इतना ही अब याद रखना है कि जो बीच में अवयव होगा उसका चिन्ह हम लोग माइनस लेंगे, बाकी दोनों का प्लस लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए एग्जांपल के लिए कि एक सारणिक है आपके पास, सारणिक ए, और उसको इस तरीके से दिया गया है कि उसका पहला अवयव कैसे है,
तो बोलेंगे 2, फिर 1, फिर 0, फिर 3, 0, 1, 2, 1, 3। ये तृतीय कोटि का क्या हो गया, सारणिक हो गया। इसकी वैल्यू निकाल दी। मैंने कहा किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे वैल्यू एक ही होगी। तो इस बात को समझने के लिए अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो R1 के सापेक्ष आप क्या करिए, विस्तार या अनुदिश क्या करिए, आप इसका विस्तार करा दीजिए। ये R1 है, ये आपका क्या है R1, ये R2, ये R3। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में R1 के अनुदिश विस्तार कराइए। करते क्या हम लोग, लिखेंगे 6.5, इसकी वैल्यू होगी क्या, पहला अवयव लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एक सारणी बनाते हैं। अच्छा, पहले अवयव का चिन्ह प्लस होता है, हम लोग को पता है, प्लस लिख दिया गया। उसके बाद उप सारणी बना लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा अवयव 1 है, इसका चिन्ह माइनस होगा, ओके। फिर उप सारणी बना लेंगे 1। फिर तीसरा अवयव 0 है, प्लस 0 गुणे, फिर क्या करेंगे, एक उप सारणी बना लेंगे हम। चलो देखते हैं इस तरीके से सबके अवयव इसमें भर देंगे। बड़ा ही आसान है। 2 का अगर उपसारणिक भरना है तो हम लोग जानते हैं 2 से होकर जाने वाला स्तंभ और 2 से होकर जाने वाला पंक्ति हटा देंगे। इस तरीके से देखो, ये पंक्ति गया, स्तंभ गया, 0 1 1 3, इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 1 और 1 3। ऐसे जो 1 था, 1 से होकर जाने वाला स्तंभ और 1 से होकर जाने वाला पंक्ति हटा देंगे। 3 1 2 3, ये यहाँ पर भर देंगे। 3 1 2 3 भरिए, 3 और 1, फिर 2 और 3। 0 से होकर जाने वाला पंक्ति गया और 0 से होकर जाने वाला स्तंभ गया। 3 0 2 1, 3 0 2 और 1, ऐसे भर देंगे। सॉल्व इट, बहुत ही आसान हो गया। आप तो 2 गुणा कैसे कराते हैं, मुख्य विकर्ण का गुणा। जब हम द्वितीय कोटि के सारणिक सॉल्व करते हैं तो मुख्य विकर्ण का गुणा, 0 का 3 में कराएंगे 0, फिर माइनस जो शेष विकर्ण था, 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1, ओके, माइनस 1। मुख्य विकर्ण का गुणा 3 का 3 में तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, ऐसे प्लस 0 का गुणा कराओगे तो किसी भी चीज में 0 हो ही जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2, ध्यान देंगे 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस, 2 का 1 में गुणा होगा 2, और यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और 7 प्लस का तो प्लस माइनस माइनस, 7 1 का 7, अब प्लस 0 का कोई मतलब नहीं। समान चिन्ह जोड़ते हैं, 7 2 9, चिन्ह बड़ी संख्या का -9, तो सारणिक ए का मान कितना है बेटा, -9, ये आपका आंसर। अब अगर मैं कहूँ कि इसी का हम लोग किसी दूसरे पंक्ति अथवा किसी दूसरे स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कराएं तो क्या यही मान आएगा, बिल्कुल आएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप किसी के भी सापेक्ष करवाएंगे यही आएगा। जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं कि भैया C3, ये C3 आपको दिख रहा है, ये आपका C1 था, ये C2 था, ये C3 था, तो C3 के सापेक्ष मान लो हम लोग विस्तार कराते हैं और देखिए क्या मिलता है। ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या बेटा, C3 के अनुदिश, आपकी वैल्यू आ गई साढ़े की, सॉल्व हो गया। लेकिन आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो, अनुदिश विस्तार या C3 के सापेक्ष विस्तार, आप दोनों लिख सकते हैं। और आप ऐसे किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करा के घर पे देखना, वैल्यू एक ही आनी चाहिए तभी सही है। देखिए C3 के अनुदिश विस्तार कराएंगे तो साढ़े के का मान आएगा कितना बेटा, हम सब लोग जानते हैं पहला अवयव 0 है, पहला अवयव प्लस होता है, ओके, मैंने चिन्ह बताए हैं आपको, फिर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। याद रखने का तरीका, दोनों विकर्ण क्या होगा, प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो 0 का चिन्ह प्लस है, प्लस ले लेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे हम लोग, एक उपसारणिक बना लेंगे, ओके। फिर दूसरा अवयव आएगा C3 में 1, और 1 का चिन्ह कैसा होगा, माइनस, तो -1, इसका भी एक उपसारणिक बना लेंगे ऐसे। अच्छा, और तीसरा अवयव थ्री का चिन्ह कैसा है, प्लस, तो +3, इसका भी एक उपसारणिक बना देंगे। इनको भरेंगे कैसे, बहुत ही आसान है, जिस भी अवयव का उपसारणिक भरना है उससे होकर जाने वाला पंक्ति और स्तंभ हटा दो, जो बचेगा वो उपसारणिक के उसके अवयव होंगे। जैसे देखिए 0 का, इसका याद करना था, इससे होकर जाने वाला पंक्ति और स्तंभ हटा दो, 3 0 2 1, यही बचेगा, तो 3
0 2 1, ठीक है, 3 0 2 1। अब एक का इसका ज्ञात करना है, तो इससे होकर जाने वाला पंक्ति, इससे होकर जाने वाला स्तंभ हटा देंगे। 2 1 2 1, तो 2 1 2 1, ऐसे 3 का इसका करना है, तो इससे होकर जाने वाला पंक्ति और इससे होकर जाने वाला स्तंभ हटा देंगे। 2 1 3 0, 2 1 3 0, ये आएगा। और इसी को सॉल्व कर लेंगे। आना कितना चाहिए? -9। सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखेंगे बराबर 0 से हम किसी चीज में गुणा करेंगे 0, -1, सॉल्व इट। तो मुख्य विकर्ण का गुणा 2 1 कम 2, -2 1 कम 2, ओके, +3, ठीक है। 2 का 0 में गुणा होगा 0, -3 का 1 में 3, सॉल्व करेंगे तो 0 का कोई मतलब रहा नहीं। 2 में से 2 जगह 0, 0 का गुणा होगा 0, ओके, +3 है, 0 में से -3 जाएगा, 0 में से 3 जाएगा तो बचेगा -3, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 0 का कोई मतलब रहा नहीं, -9। साढ़े एक ही वैल्यू कितनी आई? तो बोलेंगे बेटा -9 वहाँ भी, -9 यहाँ भी, ऐसे। आई होप साढ़े का आपको एकदम से बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।